अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का हमारा मौजू ऑन डिमांड है। बहुत सारे लोगों ने इस चीज के ऊपर डिमांड की है कि हम कारोबार को अच्छे तरीके से हैंडओवर कर देते हैं या किसी तरीके से हम किसी बने बनाए कारोबार को अक्वायर कर लेते हैं। अब या फिर फैमिली बिजनेसेस के अंदर जब यूथ नई जनरेशन जो है वो कारोबार के अंदर आती है, तो इन सारी सूरतों में किस तरह से नई आने वाली जो जनरेशन है वो कामयाबी हासिल कर सकती है, वो ऐसा क्या करेगी जिससे वो कामयाब हो सकती है, वो उन्हें कौन से ऐसे इकदाम, कौन से ऐसे काम और कौन से ऐसी एहतियातें करनी होंगी कि जिससे वो कारोबार को अच्छे तरीके से चला सके। तो यहां पे मैं मुख्तसरन आपको खासतौर पर नई जनरेशन को जो कि कारोबार में आई है कुछ मुफीद मशवरे देना चाहूंगा। मैं जाती तौर पे अपने फैमिली बिजनेसेस में डेजोल्यूशंस भी कर चुका हूं, अपने 3 यूनिट्स की। फिर डेजोल्यूशन करने के बाद 2 नए यूनिट मेरे जो वो कारोबार ज्वाइन करने के ड्यूरेशन के अंदर हमने स्टैब्लिश भी किए। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि मेरे जाती तजुर्बात के मुताबिक नए कारोबार को स्टैब्लिश करने से ज्यादा क्रिटिकल बात जो है वो डेजोल्यूशन है। जब आप कारोबार को डिसॉल्व करते हैं उस वक्त अपने चीजों को, असासाजात को और अपनी पेमेंट्स को जो है वो संभालना और अच्छे तरीके से रिकवर कर लेना, ये किसी मार्के से कम नहीं है। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, सब कॉन्टिनेंट में हम रहते हैं, तो यहाँ पे जो ममालिक है यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खैर उस पर हम फिर कभी वीडियो करेंगे। तो आज की हमारी बात यह कि जी जब नई जनरेशन कारोबार के अंदर आती है तो वो किस तरह से कामयाब हो सकती है, कैसे सक्सेसफुल हो सकती है। तो यहां पे मैं सबसे पहले तो अपने इस डिस्कशन को 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स के हवाले से, यानी कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं या आप ट्रेडिंग के अंदर हैं, टेंजिबल ठोस चीजों के अंदर आप काम करते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या आप कर सकते हैं। फिर दूसरी सूरत है सर्विसेज की। तो सर्विसेज के कारोबार के अंदर अगर आप हैं और ऑलरेडी आपके पेरेंट्स में से कोई था, वो आपको ट्रांजिशन हो गई है, सक्सेशन में आ गया आपके पास, तो कैसे करें। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जब आप किसी नई फील्ड के अंदर जाते हैं तो उसका मैं खास तौर पे जो है वो जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं या पढ़े लिखे बच्चे हैं या ऐसे बच्चे जो थोड़ा बहुत लिटरेट हैं, सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं, उनको खासतौर पर यहां एड्रेस कर रहा हूं। अपने जाती कारोबार में जाने से पहले थोड़ा सा होमवर्क कर लें। आपका कारोबार क्या है, उसकी बेस क्या है, आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका प्रोसेस क्या है, आप जो मशीनरी इस्तेमाल करते हैं वो मशीनरी क्या है, उसमें रॉ मटेरियल्स और इनपुट्स क्या इस्तेमाल होते हैं। तो ये मोटी मोटी चीजें हैं जो कि अभी आप गए नहीं है कारोबार के अंदर, उससे पहले आपने ये चीजें देख ली। तो आज के दौर में आप बड़े बेस्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरा है, आप कहीं पे भी बैठे अपने फिंगर टिप्स के ऊपर ये चीजें देख सकते हैं। फिर अगली बात, जब आप कारोबार में जाएं तो इब्तिदा में ही चौधरी बनने की जरूरत नहीं है, इब्तिदा में जाके जो वो उद्यम मचाने की जरूरत नहीं है कारोबार के अंदर। पहले समझदारी के साथ कारोबार में एंटर हों और इब्तिदाई चंद दिनों में आपने एक काम करना है, बस वो है मुंह बंद रख के ऑब्जर्वेशन करनी। ऑब्जर्वेशन क्या करनी है, कारोबार के अंदर कौन कौन स्टेक होल्डर है, कौन कौन सप्लायर्स हैं, कौन कौन बायर्स हैं, कौन कौन कस्टमर है, कारोबार के अंदर जो आपके की इंटरनल कस्टमर यानी कि मुलाजिम हैं वो कौन कौन से हैं, जो की प्रोसेसेस हैं। फिर सबसे पहले तो प्रोसेसेस कितने हैं, फिर उनकी जो हायरार्की है, उनकी जो तरतीब है वो क्या है, कौन सा प्रोसेस पहले, कौन सा दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर के ऊपर है। फिर अपनी आप इनपुट्स को समझें, अपने प्रोसेस को समझें, उसका आउटपुट क्या है। फिर इन तीनों फेजेस के ऊपर आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, मेयार हैं, नंबर 1, नंबर 2 प्रोडक्शन, पैदावार। खाली पैदावार नहीं, आपने एफिशिएंसी लेनी है। आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 100 यूनिट बनाने की, आप वो 70 यूनिट बना रहे हैं, तो मतलब आप अपनी 30% जो अपनी कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो इन चीजों को खामोशी के साथ आपने पहले कुछ दिन, ये डिपेंड करता है, ये अगर कारोबार छोटी नौयत का है तो कुछ दिन में इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे, अगर कारोबार थोड़े बड़े पैमाने का है तो कुछ हफ्ते लग जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं तो इट माइट टेक फ्यू मंथ्स, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए उसको, अगर आप इंटरेस्ट लेके चीजों को कर रहे हैं। फिर पंक्चुअलिटी के साथ जाएं, अपना एक टाइम बना लें, पंक्चुअलिटी के साथ जाएं,
पंक्चुअलिटी के साथ आप वापस आए। इब्तदाई चंद दिनों के अंदर अगर आपको वहां पे ओवर टाइम स्टे करना पड़ जाता है, करें, आपका अपना कारोबार है, उसके नफे नुकसान के आप मालिक हैं फ्यूचर के अंदर। अच्छा, अब अगला काम आपने क्या करना है। यहां पे मैं अक्सर स्टूडेंट्स को जापानीज टूल्स बताया करता हूं। कुछ जापानीज अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के अंदर, कामों के अंदर, वो कहते हैं कि जी एक जापानीज टर्म है जिसे वो कहते हैं मुडा। तो मुडा इसका मतलब है वेस्ट। आपने ये देखना है कि आपके सिस्टम के अंदर कहां कहां, सिस्टम को पहले समझ लिया, अब ये देखना है कि सिस्टम में कहां कहां पे वेस्टेज हो रहा है। अब यहां पे वेस्ट से वो सादा वेस्ट वाला मुराद नहीं है कि कहां पे जो है वो कचरा हो रहा है, ऐसा नहीं। वेस्ट से यहां मुराद है, वो कहते हैं कि जी ओवर प्रोडक्शन ये एक वेस्ट है, नंबर 1। अंडर प्रोडक्शन ये एक वेस्ट है। वेट ये एक वेस्ट है। फिर उसके बाद में आपकी जो अनयूटिलाइज्ड टैलेंट है, आप में टैलेंट है, आपके फैमिली किसी मेंबर में टैलेंट है, या आपके मुलाजमिन में कोई ऐसा टैलेंट है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये उसको इस्तेमाल ना करना ये एक वेस्ट है। अनप्रोडक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ये एक वेस्ट है। अनप्रोडक्टिव मूव ये एक वेस्ट है। तो अब यहां पे, अब इनको मैं सादा अल्फाज में आपको समझा दूं। सबसे पहले ओवर प्रोडक्शन नहीं करनी है आपने। जब आप ओवर प्रोडक्शन करते हैं, वर्क इन प्रोसेस में चीजों को रहने दें, रॉ मटेरियल में पड़ा रहने दें, मतलब ओवर प्रोडक्शन करके ना रखें। अब उनका कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि जब आप पैदावारी अमल में जाते हैं, तो जब आपने चीज पैदा की तो उसके अंदर जितनी भी लागतें आई हैं, लेबर का खर्चा, आपकी यूटिलिटी का खर्चा, आपकी जो मशीनरी है उसकी वियर एंड टियर मेंटेनेंस, उसका उसकी जो डेप्रिसिएशन या परसूद की टूट फूट है, ये सारे खर्चे तो हो गए। और आपने इतने सारे खर्चे करके एक चीज तैयार करके रख छोड़ी, पैसे ब्लॉक कर लिए। ना करें ऐसा। अंडर प्रोडक्शन भी इसी तरह से जो है वो नुकसान है, एक वेस्ट है, एक ईवल है, एक बुराई है, वो कहते हैं। वो किस तरह से, आपकी डिमांड है जी 100 यूनिट की और आपने बनाए 80 यूनिट। अब मुझे बताएं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है, कस्टमर कहते हैं मुझे तो चाहिए 100 यूनिट है, आप 80 यूनिट की लाट बना के बैठ गए, वो कहते हैं जी सॉरी मैं ये लॉट नहीं दूंगा। जैसे अपना कस्टमर खराब होता है, आप रिफ्यूज करते हैं कस्टमर को, ठीक है। तो आपने ना ओवर प्रोडक्शन करनी है, ना अंडर प्रोडक्शन करनी है। यहां पर फिर करना क्या है, आपको 100 यूनिट चाहिए, आप 105 बना लें, प्लस माइनस 5%। अच्छा, अब यहां पे ये सभी के लिए एक जैसा फॉर्मूला नहीं हो सकता। कुछ ऐसे पैदावारी अमल हैं जो फौरी से हो जाते हैं, मशीनों पे ज्यादा बेस करते हैं। कुछ ऐसे पैदावारी अमल हैं जिनमें टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होता है, जैसा कि आप जो है वो फ्रूट प्रोसेसिंग, वेजिटेबल प्रोसेसिंग में, या फिर ऐसे फूड मैन्युफैक्चरिंग के कामों में जिसमें सीजनल चीजों की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो वहां पे मतलब हम ऐसे नहीं कर सकते, हमें सीजन को फिर फॉलो करना पड़ता है। तो ये आपको अपने कारोबार के मुताबिक चीजों को देखना है कि ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है। फिर अगली बात है वेट, इंतजार। अब इंतजार में यहां क्या कॉन्सेप्ट है, मशीन मौजूद है आपके पास, वर्किंग कंडीशन में है, लेबर मौजूद है, रॉ मटेरियल नहीं है, बिजली चल रही है, पंखे चल रहे हैं, एयर कंडीशनिंग चल रही है। रॉ मटेरियल ना होने की वजह से मशीन, आपकी लेबर और यूटिलिटी इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रोडक्शन का सिस्टम शुरू होगा और हम ये काम करेंगे। अब यहाँ पे आप अपना कारोबार नुकसान कर रहे हैं, वेस्टेज कर रहे हैं। तो अगली बात जो आपने देखनी वो ये कि अनप्रोडक्टिव मोशन, जो आपके काम के सिलसिले के अंदर कोई भी ऐसी हरकत है जिससे कोई फायदा नहीं है, उसको रिमूव करने की कोशिश करें। फिर ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह माल को लेके जाना, लोगों को लेके जाना। अगर किसी जगह पे उसका कोई फायदा नहीं है बार बार ट्रांसपोर्टेशन का, उसको खत्म करें। फिर है जी प्रोसेस इटसेल्फ। कभी कभी हमारे प्रोसेसेस में कोई ऐसे काम होते हैं जो कि बार बार हो रहे हैं, उनका फायदा कोई नहीं है, उनकी फ्रिक्वेंसी को कम करें। फिर रीवर्क है या डिफेक्ट्स हैं, काम को जब दोबारा किया जाता है उसके ऊपर लागत आती है, उसके ऊपर लगी हुई सारा वक्त, सारी कॉस्ट जाया जाती है, रीवर्क को खत्म करें। फिर अनयूटिलाइज्ड टैलेंट, आखिरी लेकिन बहुत अहम बात, अगर आपके एम्प्लॉयज में या आपके पास कोई टैलेंट है और वो यूटिलाइज नहीं कर रहे तो उसको यूटिलाइज करें। टिप्स दी। मजीद मालूमात के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में सवाल जवाब कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम। तो अगली बात यह है कि अगर आप कोई राय देना चाहें, कोई सजेशन, कोई मशवरा देना चाहें तो मोस्ट वेलकम।